हम सभी के बीच केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी मौजूद हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का स्वागत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी कर रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के इस राष्ट्रीय समागम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी तालियों से स्वागत करें, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हम सभी के बीच केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद हैं। मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता जी से रिक्वेस्ट है कि वे उनका स्वागत करें। तालियों से स्वागत करें। भारत माता की। हम सभी के बीच केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी मौजूद हैं। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के लक्ष्मण जी और महामंत्री संगम लाल गुप्ता जी से रिक्वेस्ट है कि वे उनका स्वागत करें। तालियों से स्वागत करें, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हम सभी के बीच पंकज चौधरी जी केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। उनका ग्रुप फोटो में जाएंगे, हम ऐसे नहीं हम नहीं बैठ पाएंगे। हम ग्रुप फोटो में से जाएंगे। हम सभी के बीच केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन जी मौजूद हैं। उनका स्वागत संगम लाल गुप्ता जी। तालियों से स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली बार देश की आजादी के बाद ओबीसी समाज के 27 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा हम सभी के बीच माननीय अतिथिगण मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दीप प्रज्वलन करें। अरे भाई साहब भारत माता की। और जोर से नारा लगाइए, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी, ओबीसी मोर्चा, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी ने ओबीसी मोर्चा को आगे ले जाने में जो भूमिका निभाई है, पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत संगम लाल गुप्ता जी राष्ट्रीय महामंत्री ने किया है। अब वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से रिक्वेस्ट है कि वे मंच पे आ जाएं। आप सभी का, हम सभी के बीच डॉक्टर संजय जायसवाल जी मौजूद हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि वे मंच पे आ जाएं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी आज के कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। वो अभी अपना संबोधन करेंगे। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओबीसी वेलफेयर और सांसद राजेश वर्मा जी हैं हम सभी के बीच, उनसे रिक्वेस्ट है कि वे मंच पर आ जाएं। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी अब अपना संबोधन करेंगे। के लक्ष्मण जी। भारत माता की। आज 27 केंद्र मंत्रिमंडल में मोदी जी सरकार के जो शामिल हुए, उन्हीं का सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारा बीच में पधारे मंच पर आसीन यशस्वी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और हमारे प्रभारी
ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्री अरुण सिंह जी और हमारे केंद्र मंत्रिमंडल में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के नाते हमारे बीच में पधारे मंच पर आसीन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे बीच में मंच पर आसीन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी, मंच पर आसीन अन्य केंद्र मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, संसद और अन्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे भाइयों और बहनों और मीडिया के प्रमुख, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के ओर से 27 मंत्रियों का आज ये अभिनंदन समारोह इसलिए किया जा रहा है कि एक ऐतिहासिक निर्णय जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के आजादी के बाद पहली बार 27 पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मोदी जी का नारा हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो हम बोलते हैं, हम करके भी दिखाते हैं। इतना ही नहीं, पिछड़ा वर्ग समाज से 27 लोगों को मंत्रिमंडल में आज पहली बार 35%, ये कभी हुआ नहीं। इतिहास के पन्ने में ये लिखने का ये मोदी जी का जो कदम, उतना ही नहीं, अनुसूचित जाति के 12 लोग मिनिस्ट्री में शामिल किया गया और 8 लोग आदिवासी गिरिजन समुदाय के आज मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 11 महिलाओं को और 5 माइनॉरिटी के आज सदस्य को भी मंत्रिमंडल में, लगभग 70% आज इस मोदी जी के सरकार के अंदर पिछड़ा वर्ग समाज के हो, जो वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला। इतना ही है नहीं, ये पूरे भी अनुभवी है, प्रतिभाशाली है। जब मोदी जी ने पार्लियामेंट में जो गरीब तबके के और अनुभवी पिछड़ा वर्ग समाज के अन्य वर्गों के लिए जो मंत्रिमंडल में भागीदारी किया, प्रधानी के नाते पार्लियामेंट में परिचय करने के समय में किस तरह हमारा विरोधी दल कांग्रेस पार्टी ने मना किया और कम से कम परिचय करने का भी मौका नहीं दिया गया। वो नहीं चाहते कि पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े, ये सरकार के अंदर शामिल ना हुए, क्योंकि वो नहीं कर सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा आज पूरा दुनिया को बताने के लिए, दिखाने के लिए, हम जो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका, आज न्याय के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में हम बार बार बताते हैं। आज दुनिया के सामने ये हम चेहरा दिखाना चाहते कि ये मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में इतने बड़ी पैमाने से मंत्री बन चुके हैं। आप
पार्लियामेंट में तो पर्चे करने से रोक सके, मगर ओबीसी मोर्चा हमारा दायित्व है। हम पूरा देश भर मोदी जी सरकार, हमारे आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में किस तरह एक और सरकार, एक और भारतीय जनता पार्टी के नाते सामाजिक न्याय के सूत्र लेकर किस तरह हम पूरे समाज को साथ में ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी जो पिछड़ा वर्ग है, उसके अलावा भी जो गरीब परिवार आर्थिक रूप से, उनके लिए भी पहली बार 10% आरक्षण मोदी जी सरकार ने दिया। ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण निर्णय। तो आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का दायित्व है, हम घर घर जाएंगे, गांव गांव पहुंचेंगे। किस तरह मोदी जी का इस 7 साल के अंदर पिछड़ा वर्ग समाज के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। आप 70 साल लगभग कांग्रेस या अन्य दल जो सरकार में थे, हर बार जो भी मौका आया पिछड़ा वर्ग समाज के लिए कुछ आरक्षण के बारे में, 1950 में काका कलेकर कमीशन से लेकर 1917 मंडल कमीशन तक कभी कांग्रेस पार्टी ये आरक्षण के समर्थन किया नहीं। उतना ही नहीं, राजीव गांधी एक विपक्ष के नेता के साथ दरिया पार्लियामेंट में मंडल कमीशन को किस तरह विरोध किया। लगभग 2 घंटे पार्लियामेंट में वो भाषण दिया, आरक्षण मंडल कमीशन का जो सिफारिश को जो विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता, इनका पर्दाफाश करना जरूरी है। इतना ही नहीं, इस बीच में जो हमारा पिछड़ा वर्ग जो आयोग को लगभग 23 साल से ये पिछड़ा वर्ग का आयोग जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, वो दंतहीनता, सिर्फ एक समाज और पिछड़ा जाति को उसमें आयोग शामिल करना या निकालना उतना ही सीमित था। मगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो मंडल कमीशन के सिफारिश के अनुसार जो 27% आरक्षण हमको मिलना चाहिए नौकरियों में, पढ़ाई में, वो ठीक से अमल न होने से, जो आयोग को अगर संवैधानिक दर्जा देने से अगर कोई उसका उल्लंघन किया तो उसके ऊपर आज लीगली एक्शन लेने के लिए जुडिशियल पावर देने के लिए जो प्रयास किया, पार्लियामेंट में जब बिल प्रस्ताव किया उस दिन भी लगभग 2017 में कांग्रेस और कम्युनिस्ट वामपंथी सख्त खिलाफ किया, फिर भी मोदी जी, अमित शाह जी ने लोकसभा में पारित किया। मगर जब राज्यसभा में गया उसका खिलाफ किए, और हमारे बीच में जो क्षेत्रीय दल, जो पिछड़ा वर्ग समाज के ठेकेदार समझते, जो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, बीएसपी हो, अन्य प्रांतीय दल, क्षेत्रीय दल, वो भी विरोध किए, फिर दोबारा वो बिल रिजेक्ट हो गया। अचानक हमारे भूपेंद्र यादव नेतृत्व के एक सिलेक्ट कमेटी बनाया गया, और सिलेक्ट कमेटी के सिफारिश से 1 साल के बाद फिर दोबारा लोकसभा में, राज्यसभा में वो आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस तरह हमको प्रयास करना पड़ा, ये लोगों को जानकारी होना चाहिए। हर कदम पर कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग समाज के हित के लिए जब भी मोदी सरकार काम कर रही थी, किस तरह वो रुकावट किया, हमको जानकारी होना चाहिए। इसलिए क्रीमी लेयर 6 लाख का 8 लाख तक वार्षिक आय को बढ़ाना का, और उतना ही नहीं, पहली बार इस वर्ष में 1993 में मंडल कमीशन सिफारिश होने के बाद आज इस वर्ष में हमको केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय में, सैनिक स्कूल्स में और लॉ यूनिवर्सिटी में लगभग 70,000 ओबीसी छात्रों को इस वर्ष में आज आरक्षण दिया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के बदौलत से, मोदी जी से ही मुमकिन हुआ। ये क्यों नहीं किया, पिछले सरकार ने इसके बारे में क्यों जिक्र नहीं किया, ये हमको पूछना चाहिए, हम लोगों के बीच में ले जाना चाहिए। इसके अलावा इस बीच में नीट का जो परीक्षा था, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो मांग था पिछड़ा वर्ग समाज से, पिछड़ा वर्ग छात्रों से, मोदी जी सरकार ये 27% ये ओबीसी छात्रों के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में आरक्षण देने से आज लगभग 4,000 हमारे ओबीसी छात्रों को आज फायदा हो रहा है।
हर साल 4,000 हमारे ओबीसी स्टूडेंट्स को ये मेडिकल सीट्स पे, उतना ही नहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, जो आर्थिक रूप से जो गरीब है उनके लिए भी 10% आज मेडिकल सीट्स में भी आज मोदी जी सरकार आरक्षण दिया गया। इस तरह इतने ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जो निर्णय ये 7 साल के अंदर जो लिया, 70 साल के अंदर एक भी कांग्रेस सरकार हो, पिछले सरकार हो, एक भी निर्णय पिछड़ा वर्ग समाज के अनुकूल निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि जब भी भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी के समय में जो आरक्षण की बात हम सिफारिश करने गए, तो किस तरह ये सरकार कांग्रेस पार्टी किस तरह उसको रुका गया, हमको जानकार होना चाहिए। इतना ही नहीं, अभी आज और कल हम देख रहे सदन में किस तरह ये पिछड़ा वर्ग समाज को, जाति को सूचित करने के लिए इस बीच में उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने ये मराठा का रिजर्वेशन का आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के अंदर तो ये राज्यों को अधिकार नहीं है, ये सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती, ऐसा जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट लिया गया, तो मोदी जी सरकार ये संघीय ढांचा को कायम रखते हुए, फेडरल स्ट्रक्चर को कायम रखते हुए, क्योंकि एक जाति एक प्रदेश में ओबीसी बन सकता, दूसरा प्रदेश में वो ओसी बन सकता। आज बिहार के अंदर ये बनिया ओबीसी बनता है, मगर अन्य प्रदेशों में वो सवर्ण कहा जाता है। इसलिए केंद्र सरकार के अंदर रहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मोदी जी मानते हुए आज लोकसभा और राज्यसभा में आज बिल पारित हुआ, पूरा राज्यों को अधिकार दिएगा। इतने निर्णय हम जो लिए, हम भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी को हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में ओबीसी मोर्चा ये केंद्र जो मंत्रिमंडल में शामिल है, उन सभी लोगों को हर प्रदेश में लेकर किस तरह मोदी जी सरकार का रवैया पिछड़ा वर्ग समाज के लिए अपनाया वो बताएंगे। इस तरह हम घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, जन जागृति करेंगे, जन जाति को बताएंगे। अरे पूरे ओबीसी के मांग को 7 साल के अंदर जो पूरा किया, इसलिए इस मंच पर पूरा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आभार प्रकट करती है, धन्यवाद प्रकट करती है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष को, हमारे नड्डा जी को भी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा तरफ से धन्यवाद प्रकट करते हुए मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। फिर एक बार हम सब मिलकर एक बार नरेंद्र मोदी जी को तालियों से हम धन्यवाद प्रकट करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर के लक्ष्मण जी। इसी बीच हम सभी के बीच केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा जी आ गए हैं, जो भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। यह गौरव की बात है। उनका सम्मान पार्थसारथी जी करेंगे और संगम लाल गुप्ता जी करेंगे। मैं निखिल आनंद जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी से निवेदन करता हूं, वो भी BL वर्मा जी के सम्मान में शामिल हों। हमारे बीच में माननीय मंत्री कैलाश चौधरी जी आए हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी से मैं निवेदन करता हूं कि हम सबको मार्गदर्शन दें।
आज के इस हमारे ओबीसी के सभी मंत्रियों का स्वागत समारोह में उपस्थित ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के लक्ष्मण जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और मेरे मित्र धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे भूपेंद्र यादव जी, भारत सरकार में मंत्री, हमारे मोर्चा के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा के सदस्य अरुण सिंह जी, बहन दर्शना जरदोश जी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, साध्वी जी, निरंजन ज्योति जी, श्रीपाद नायक जी, मुरलीधरन जी, श्यामलाल गुप्ता जी, संगम लाल गुप्ता जी, आदेश गुप्ता जी, सम्मानित मंच, सभी नवनियुक्त मंत्रीगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इतने छोटे नोटिस पर एकत्र आए सभी सांसदगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण और मोर्चा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जो नए मंत्री बने उनके स्वागत का कार्यक्रम जो आपने आयोजित किया है उसमें मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला है और आप लोगों ने जो गर्मजोशी दिखाई है, आपके साथ मैं भी अपने आप को संबद्ध करता हूं और आप सब की ओर से नए नवनियुक्त मंत्रियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम उनका स्वागत कर रहे हैं और उनके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी कर रहे हैं जिन्होंने ये मौका दिया है। तो आप सब की ओर से मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और नए मंत्रियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आया था तो मैंने देखा मोर्चे पे मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, नारे लग रहे थे, जोश था। मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि मैं 3 घंटे लेट हूं, तो मुझे लगा कि आप बोलेंगे आ गए आ गए आ गए, पर आपका जोश बरकरार है, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं और जोश बरकरार रहे ऐसा काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, इसके कारण भी आपका जोश बना हुआ है, इसके लिए आप सबको पुनः बधाई देता हूं। हम सब लोग मंत्रीगण देर हो गई आने में, पर हम आपके ही काम में जुटे हुए थे। आज एक ऐतिहासिक बिल राज्यसभा में पास हुआ है जिसमें जो स्प्लिट डिसीजन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था, जिसके इंटरप्रिटेशन में प्रदेश सरकारों को ओबीसी मोर्चा, हमारे बैकवर्ड कास्ट के बारे में कैटेगराइजेशन करने का अधिकार केंद्र के पास है, ऐसा जहां ध्वनित होता था, उसको ठीक स्पष्ट रूप में रखने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आज किया है और उसके लिए उन सारी चीज़ों के कारण थोड़ा विलंब हुआ, देर हुई, उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूं। मित्रों, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 27 ओबीसी मंत्री बने हैं, ये छोटी घटना नहीं है। मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि देखो, जिसको राजनीतिक फैसलों के बारे में रुचि हो और राजनीतिक कार्य के बारे में जिसको रुचि हो, उसको ही ये समझ में आता है कि किसी व्यक्ति के आने से और किसी व्यक्ति के जाने से क्या फर्क पड़ता है। अब आज भारत के मंत्रिमंडल में 35% ओबीसी मंत्री हैं। अब आधे मंत्रिमंडल बनाने वाले तो ये कहते मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, तो सोचा ही नहीं था इसलिए घर बैठा दिया। कोई कहेगा कि ये इसमें बड़ी क्या बात है, बड़ी बात नहीं है तो तुम कर लेते,
ये हमको समझना चाहिए आज। और इसमें भी आप देखिए कि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व देने का प्रयास हुआ है, सभी स्टेट्स को जोड़ने का प्रयास हुआ है, सभी रीजन को जोड़ने का प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए संगठन के साथ चर्चा करते हुए घंटों लगाए हैं, तब जाकर के ये भारत का गुलदस्ता बना है। और इतना ही नहीं, सिर्फ इसी की चिंता नहीं हुई है, 12 एससी मंत्री बने हैं। अभी आपसे लक्ष्मण जी बता रहे थे, हमारे 8 एसटी मंत्री बने हैं, 11 महिलाएं बनी हैं, युवाओं की संख्या है। अब पहले क्या एससी मंत्री 8 बने, 12 बने थे? किसने रोका था? क्या पहले 8 मंत्री महिलाएं हुआ करती थी? किसने रोका? 11 मंत्री हुआ करती थी, किसने रोका? हमारे माइनॉरिटी से रिप्रेजेंटेशन हो, इसकी चिंता की जाए। 5 मंत्री हमारे माइनॉरिटी से हैं, किसने रोका था? उस सोच ने रोका था जो सोचते हैं कि पार्टी चलाना, देश चलाना ये एक ही परिवार का काम है, बाकी और किसी का काम नहीं। उनकी सोच की मानसिकता है, ये उनकी मानसिकता है, इस कारण से ऐसा हुआ। आज मैं चर्चा कर रहा था, मैं सोच रहा था यहां बैठा बैठा, मैंने उस दिन भी जब हम एससी मोर्चा के भी स्वागत के कार्यक्रम कर रहे थे तो उसमें मैं इस बात को चर्चा कर रहा था कि लोगों ने अपने आपको किसान नेता के रूप में साबित करने का प्रयास किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। लोगों ने अपने आप को दलित नेता के रूप में उभारने का प्रयास किया, दलितों के लिए कुछ नहीं किया। लोगों ने प्रयास किया कि वो एसटी ट्राइबल के दृष्टि से वो नेता बन सके, उन्होंने कोई उसके लिए प्रयास नहीं किया। कोई युवा नेता बनने की कोशिश की, युवाओं का कुछ नहीं किया। और एक परिवार तो ऐसा है कि उसके परिवार में यदि युवा हो तो युवा नेतृत्व चाहिए, अगर मध्य उम्र का हो तो मध्य उम्र का चाहिए। जो परिवार में आवश्यकता हो वही नेता चाहिए, बाकी कोई चाहिए ही नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि मोदी जी ने, लोग कहते थे किसान नेता, किसान नेता, किसान नेता। किसान के लिए अगर किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, ये हमको समझना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं, कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस का झुंझुना क्या होता था? चुनाव आया, कर्जा मुक्त कर देंगे, कर्जा मुक्त कर देंगे। क्या होती थी उसके आंकड़े? 57,000 करोड़ रुपए। एक बार दिया, छुट्टी पाई, चुनाव में खत्म हो गया। आज 1,40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। और अभी अभी 19,500 करोड़ रुपए, अभी अभी शायद 2 दिन पहले 9.5 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए उनके खाते में सीधा डाला है। इस बात को समझना चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड कौन लेकर के आया? नीम कोटेड यूरिया कौन लेकर के आया? किसान यूरिया के लिए मरता था। ये डीएपी के लिए ये व्यवस्था किसने की कि 2400 का बैग 1200 में आज मिल रहा है? यानी अगर आप 2400 में बैग खरीदने जाते थे तो आपको 1 बैग मिलता था। आज 2400 रुपए लेकर के जाओ, 2 बैग यूरिया इसका डीएपी का खरीद करके आओ। ये परिस्थिति ला करके खड़ी। कभी किसी सोचा था कि किसान को पेंशन लगेगी? कभी सोचा था? कभी सोचा था कि गांव की जमीन पर बना हुआ मकान, उस पर कोई लोन ले सकेगा? ये स्वामित्व योजना भारत के किसानों को कितनी बड़ी ताकत मोदी जी ने दी है, इस बात को समझना चाहिए। अभी अभी लक्ष्मण जी ने आपको ओबीसी कमीशन के बारे में डिटेल में बताया, उन्होंने सारी चीजें आपके सामने चर्चा की है। ओबीसी मोर्चा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसने मना किया था कि संवैधानिक दर्जा ना दिया जाए? क्या कर रहे थे आप? क्या ऐसा शासन चला रहे थे? और जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो लोकसभा में विपक्ष में कांग्रेस ने इसको अपोज किया। इस बात को भी समझना चाहिए। इतना ही नहीं, राज्यसभा में पहले सिलेक्ट कमेटी में भेजा और सिलेक्ट कमेटी से लौटने के बाद फिर विरोध किया। उसके बावजूद जब हमारी राज्यसभा में संख्या हुई और हम सामर्थ्यवान बने आप लोगों के आशीर्वाद से, तो संवैधानिक दर्जा मिला है। इस बात को समझना चाहिए।
मैं मित्रों इसलिए आपसे ये चर्चा कर रहा हूं क्योंकि क्या फर्क पड़ता है किसके आने से और जाने से, इस बात को समझना चाहिए। क्यों अपोज कर रहे थे संवैधानिक दर्जा, क्यों उस पर संवैधानिक दर्जे के माध्यम से लोगों को न्याय मिले, इसमें रुकावट रोड़ा क्यों बन रहे थे? केंद्रीय विद्यालय में 27% का आरक्षण मिल सके हमारे बच्चों को, इसमें कौन रुकावट ला रहा था? विश्वविद्यालय में हमारे प्रोफेसर्स को आरक्षण मिल सके, इसमें रुकावट कौन ला रहा था? क्रीमी लेयर का स्तर 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख किया, ये पहले आपको क्यों नहीं ख्याल आया? नीट में पहले तो नीट किसने लगाया? मोदी जी ने लगाया, और नीट में ओबीसी को आरक्षण हो यह भी व्यवस्था की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और महिला सशक्तिकरण की बात कीजिए, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, आयुष्मान भारत, सौभाग्य, करोड़ टॉयलेट्स बने हैं, इसका मतलब 11 करोड़ महिलाओं को। तो मोदी जी की जब हम बात करते हैं तो चाहे किसान नेता हो, चाहे 2006 में पास हुआ, लेकिन लागू नहीं हो सका। अब लागू हो रहा है क्योंकि मोदी जी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और ट्राइबल डिपार्टमेंट को एक साथ बैठा करके फॉरेस्ट राइट्स को अब लागू कराया है, इस बात को समझना चाहिए। तो नीति में आने से क्या क्या फर्क पड़ता है, इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको जानना चाहिए, इसको हमको जान करके अपने काम में जुटना चाहिए। महिलाओं को, युवाओं को आज बताइए, ओलंपिक्स में भारत की तस्वीर बदली कि नहीं बदली? ये काम आज से शुरू हुआ कि 2014 में उन्होंने शुरू किया था, जो टोक्यो में उसका नतीजा देखने को मिला है, इस बात को समझना चाहिए। और सारा देश हमारे नौजवानों के साथ खड़ा है, खिलाड़ियों के साथ खड़ा है, ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं चाहूंगा कि जहां हम अपने सभी ओबीसी साथियों का जो मंत्रिमंडल में आए हैं, ये पहली बार हुआ है कि भारत का मंत्रिमंडल भारत के समाज का गुलदस्ता बना है और उसका प्रतिनिधित्व है, उसको हमको समझना चाहिए। सब किस्म के फूल हैं इसमें, सब किस्म के फूल हैं, सब रंग के फूल हैं, सबको बराबर का स्थान दिया गया है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल पूरी ताकत के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएगा, अंजाम देगा और उसको हम सब लोग पूरी ताकत के साथ लगा करके आगे बढ़ेंगे। मैं मोर्चा के सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी एक बात ध्यान रखिए, हमारा काम पिछड़ों में, सभी समाज के, सभी प्रदेश के सभी वर्गों में और सभी जातियों में हमारा काम बढ़ना चाहिए। ये पार्टी की आवश्यकता नहीं है, ये देश की आवश्यकता है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए हमारा काम बढ़ना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर के चलना, यह हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग कॉन्शियस तरीके से सभी जातियां निकालिए, कौन सी पिछड़ी जाति छूट गई है, कौन सी पिछड़ी जाति है जिसको हमको अपने साथ लेना है, किसको हमको जोड़ना है, कौन सा प्रदेश कमजोर रह गया जहां हमको जोड़ना है, कौन से लोगों को हमको साथ लेना है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में हम उस विचारधारा को लेकर चले हैं, एकात्म मानववाद के विचार को लेकर के, जो अंत्योदय में परिवर्तित हुआ और अंत्योदय के बाद वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में उसका अनफोल्डमेंट हुआ है, उसको लेकर के चलने का प्रयास हुआ है। और ये मंत्रिमंडल इस बात का सूचक है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको लेकर के चलने का तांगा। तो इसलिए हम भी पार्टी के अंदर इस बात को आगे बढ़ाएं। विषय तो मैं बहुत बोल सकता हूं और क्या क्या काम हुआ है इसके बारे में भी चर्चा कर सकता हूं, और ओबीसी को जो स्थान मिला है उसके बारे में भी चर्चा कर सकता हूं। और इतना ही नहीं, 10% का आरक्षण आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं उनको भी करके मुख्य धारा में इतना बड़ा फैसला लिया और समाज में सब लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया। इस बात को समझना चाहिए कि किस तरीके से भारत के गुलदस्ते को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस खुशी के मौके पर, आपका जहां मैं अभिनंदन करता हूं, वहीं आपसे आह्वान करता हूं कि आप जन जन तक इन बातों को पहुंचाइए। फर्क पड़ता है, सही नेता आता है, सही पार्टी आती है तो देश आगे बढ़ता है, और सही पार्टी नहीं आती है तो देश घुटने टेकने लगता है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाता है, भ्रष्टाचारी देश कहलाने लगता है। हमने एक लंबी यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में की है और देश को गौरव प्रदान करते हुए यहां तक पहुंचे हैं।
उसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेवारी होगी, उसको आप पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जी उपस्थिति में सभी माननीय मंत्रीगण उपस्थित, हमारी ऊर्जा के स्रोत माननीय सांसद बंधु, हमारे ओबीसी मोर्चा देश भर से आए हुए हमारे सभी प्रदेश अध्यक्षों का मैं पुनः वंदन करते हुए और मैं आज के इस सभा को पुनः मैं यही धन्यवाद करता हूं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भोजन की भी व्यवस्था है ऊपर, सब लोग भोजन करके ही जाएंगे। पुनः मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।